हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है पट और आप जीत जाते हैं। आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस चैप्टर के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे और आप इसको ध्यान से सुनेंगे और हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि लेखक क्या कहना चाहता है। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। मैं पिछले 30 वर्षों से दृढ़ता के साथ यह काम करता आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसका साधारण गणित यह है कि कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं। दोनों में से किसी की भी निंदा करने का कोई मतलब नहीं है, बस अगले की ओर बढ़ चले। यह ब्रैड पिट ने एक स्क्रीन एक्सपर्ट गिल्ड अवार्ड स्वीकार करते हुए कहा था। हिज ब्रुएन 1936 में नाजी जर्मनी छोड़कर भागे। वे अमेरिका में जाकर बस गए, जहां उन्होंने यूसी बर्कले में साहित्य का अध्ययन किया। किसी भी प्रकार से अपनी युवावस्था में उन्होंने कुछ खास होनहारी नहीं दिखाई, लेकिन 1990 के दशक तक ब्रुएन हर तरह से तब तक के सबसे अधिक सफल कला व्यापारी बन चुके थे। 2000 में ब्रुएन ने अपने पिकासोज, बाक्रेस और क्लीज और मैटिसेज के महाकाय संग्रह का एक भाग जर्मन सरकार को 100 मिलियन यूरो से भी अधिक कीमत में बेचा। यह इतना अच्छा सौदा था कि जर्मन सरकार ने इसे प्रभावी रूप से दान ही समझा। निजी मार्केट में उस संग्रहालय का मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक था। यह एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी तादाद में उत्कृष्ट कलाकृतियों को एकत्रित कर सके, यह अद्भुत है। कला बहुत आत्मगत होती है। कोई भी जीवन की शुरुआत में इसका पूर्वानुमान कैसे लगा सकता था कि सदी में आगे चलकर सबसे लोकप्रिय कृतियां कौन सी होंगी। आप कह सकते हैं कौशल, आप कह सकते हैं भाग्य। निवेश कंपनी होरिजन रिसर्च ने एक तीसरा स्पष्टीकरण दिया और यह निवेशकों के लिए काफी उपयुक्त है। महान निवेशकों ने बड़ी मात्रा में कला की खरीदारी की, कंपनी ने लिखा। संग्रह की एक उपवर्ग बढ़िया निवेश सिद्ध हुआ और उन्होंने एक पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रोक कर रखा गया, जिसे पोर्टफोलियो के सर्वश्रेष्ठ तत्वों के प्रतिफल अभिहित हो सके। यही है जो होता है। महान कला व्यापारियों ने सूचकांक कोष की तरह कार्य किया। जो कुछ भी खरीद सकते थे उन्होंने खरीदा और उन्होंने यह सब पोर्टफोलियो में खरीदा, न कि अपनी पसंद के अनुसार एक एक कृति के रूप में। फिर उन्होंने बैठकर प्रतीक्षा की कुछ एक विजेता के उभरने की। बस यही होता है जो होता है। ब्रुएन की तरह ही किसी और द्वारा अभिगृहित कृतियों में से शायद 99% कम मूल्य की सिद्ध हुई, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी 1% किसी पिकासो जैसे कलाकार की कृतियां हों। ब्रुएन अधिकांश रूप से गलत हो सकते हैं और फिर भी आश्चर्य रूप से सही सिद्ध हो सकते हैं। व्यवसाय और निवेश में बहुत सी चीजें ऐसे ही काम करती हैं। दीर्घ कुछ परिणामों के वितरण के सबसे दूर के अंत का वित्त में अद्भुत प्रभाव होता है। जहां घटनाओं की एक छोटी सी संख्या अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी हो सकती है, यह समझना कठिन हो सकता है तब भी जब आप गणित समझते हो। यह बिल्कुल सहज नहीं है। यह एक निवेशक आधा समय गलत हो और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर ले। इसका मतलब यह है कि हम इस बात को कम आंकते हैं कि अनेकों चीजों का सब असफल होना कितनी आम बात है, और यही हमें ऐसा होने पर बड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। स्टीव वॉल्ट विली ने वॉल्ट डिज्नी को एनिमेटर के रूप में प्रसिद्ध किया। व्यावसायिक सफलता बात अलग की थी। डिज्नी का पहला स्टूडियो दिवालिया हो गया। उसकी फिल्मों का निर्माण भी रूप से महंगा था और चुकाने वाले शर्तों पर वित्त पोषित। 1935 तक डिज्नी 400 प्लस कार्टून का निर्माण कर चुका था। उनमें से अधिकतर संक्षिप्त थे, अधिकतर दर्शकों के पसंदीदा और अधिकतर ने नुकसान उठाया। सो व्हाइट एंड सेवन डवार्फ ने सब बदल कर रख दिया। 1938 के पहले 6 महीने में इसने $8 मिलियन कमाए, जो कंपनी की पिछली किसी भी कमाई से एक परिणाम क्रम से अधिक थी।
इसने डिज्नी स्टूडियो को रूपांतरित करके रख दिया। कंपनी का सारा ऋण चुका दिया गया। मुख्य कर्मचारियों को प्रतिधारण बोनस मिला। कंपनी ने बुरबेक में एक नया नवरोत्तर स्टूडियो खरीदा, जहां आज यह भी स्थित है। एक ऑस्कर ने वोल्ट को लोकप्रिय पूर्णता यशस्वी बना दिया। 1938 तक वे कई सौ घंटों की फिल्म का निर्माण कर चुके थे, लेकिन उद्योग की भाषा में स्रोवाइट के 83 मिनट ही थे जो मायने रखते हैं। कुछ भी जो बड़ा लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली है, एक पुच्छ घटना का परिणाम है, लाखों में से एक दुर्दष्ट घटना। और हमारा अधिकतर ध्यान ऐसी चीजों पर जाता है जो बड़ी लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो। जब वे अधिकतर चीजें जिन पर हमारा ध्यान जाता है वे एक पुच्छ का परिणाम हो, इस बात को कम महत्व देना आसान हो जाता है कि वे कितनी दुर्लभ और शक्तिशाली हैं। कुछ पुच्छ संचालित उद्योग प्रत्यक्ष हैं। उद्यम पूंजी को ही लीजिए। अगर कोई VC 50 निवेश करे तो वे संभवतः उनमें से आधे से असफलता की अपेक्षा करते हैं। 10 के काफी अच्छा करने की, 1 या 2 के जो बोनिंजा होने की, जो पूंजी के प्रतिफल से 100% का संचालन कर सके। एक बार निवेश कंपनी कोरिलेशन वेंचर्स ने का आंकड़ों की संगणना की और 2004 से 2014 के बीच 21,000 से अधिक उद्यम वित्तीय में से 65% का पैसा डूब गया। 2.5% निवेश ने 10 से 20 गुना के बीच कमाया। 1% ने 20 गुना से अधिक प्रतिफल कमाया। आधा प्रतिशत 21,000 में से लगभग 100 कंपनियों ने 50 गुना से अधिक कमाई की और यहीं से उद्योग का अधिकांश प्रतिफल आता है। आप सोचेंगे कि यही है कि जो उद्यम पूंजी को इतना जोखिम भरा बना देता है, और VC में निवेश करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि यह जोखिम से भरा है। अधिकतर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं और विश्व में सब कुछ एक को ही महा सफल होने का अवसर मिलता है। यदि आपको अधिक सुरक्षित और अधिक स्थिर प्रतिफल चाहिए तो आपको बड़े सार्वजनिक कंपनियों में निवेश करना होगा। ऐसा ही आप सोचते होंगे। याद रखिए, पुच्छ से सब संचालित होता है। बड़े सार्वजनिक स्टॉक में समय के अंतराल में सफलता का वितरण उद्यम पूंजी से ज्यादा अलग नहीं है। अधिकतर सार्वजनिक कंपनियां बेकार हैं, कुछ अच्छा करते हैं और बहुत ही थोड़ी बहुत अद्भुत विजेता बन पाती हैं, जिनके हाथ में स्टॉक मार्केट का अधिकांश प्रतिफल होता है। JP मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने एक बार रसेल 3000 सूचकांक के लिए प्रतिफल का वितरण प्रकाशित किया, जो 1980 से सार्वजनिक कंपनियों का एक बड़ा विस्तृत समूह है। रसेल के सभी 3000 स्टॉक घटकों में से 40% ने कम से कम अपना 70% मूल्य गंवा दिया। इस अवधि में कभी उभर नहीं पाए। प्रभावी रूप से सूचकांक का एक प्रतिफल 7% घटक कंपनियों से आया, जिन्होंने लगभग 2 मानक विचलन से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसी अपेक्षा आप शायद उद्यम पूंजी से करेंगे, लेकिन यह एक अरुचिकर विविध सूचकांक में घटा। सार्वजनिक कंपनियों ने के इस वर्षों से कोई भी उद्योग बचा नहीं है। आधे से ज्यादा सार्वजनिक प्रौद्योगिकी और एवं टेलीकॉम कंपनियां अपना अधिकतर मूल्य खो देती हैं और फिर भी उभर नहीं पाती। यहाँ तक कि जनोपयोगी सेवा संस्थानों में भी असफलता की दर 10 में से 1 से अधिक है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आपको एक सार्वजनिक कंपनी और रसेल 3000 का सदस्य बनने के लिए सफलता का एक स्तर प्राप्त करना होगा। ये स्थापित संस्थाएं हैं, न कि कोई अविश्वसनीय स्टार्टअप। फिर भी अधिकतर का जीवन काल वर्षों में मापा जाता है, न कि पीढ़ियों में। इनमें से एक कंपनी का उदाहरण मान लीजिए, कैरोलैको रसेल 3000 सूचकांक की एक पूर्व सदस्य है। इसने 1980 और 90 के दशकों की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें रैम्बो की पहली 3 फिल्में, टर्मिनेटर 2 और बेसिक इंस्टिंक्ट और टोटल रिकॉल शामिल है। कैरोलैको 1987 में सार्वजनिक हो गई। उसे बहुत सफलता मिली और उसने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। 1991 में
कैरोल्को ने $0.5 बिलियन का मुनाफा कमाया और $400 मिलियन के मार्केट कैप के साथ, जो उस समय में सबसे बड़ी राशि थी, खासकर एक फिल्म स्टूडियो के लिए। और फिर वह असफल हो गई। ब्लॉकबस्टर फिल्में आना बंद हो गई, कुछ बड़े बजट के प्रोजेक्ट असफल हो गए और 1990 के दशक के बीच तक पहुंचते पहुंचते कैरोल्को बीताकल बन चुकी थी। 1996 में यह कंपनी दिवालिया हो गई, स्टॉक शून्य पर चला गया और बात खत्म हो गई। एक वित्तपूर्ण घाटा, एक विपत्तिपूर्ण घाटा और एक ऐसा घाटा जिसका सामना समय के साथ 10 में से 4 सार्वजनिक कंपनियां करती हैं। कैरोल्को की कहानी बताने लायक इसलिए नहीं है कि यह एक अनोखी है, बल्कि इसलिए कि यह बहुत आम है। यह कहानी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है रसेल 3000 1980 से लेकर अब तक 73 गुना से अधिक विकसित हो चुका है। यह एक शानदार प्रतिफल है, यह सफलता है। सूचकांक में 40% से अधिक कंपनियां प्रभावी रूप से असफल थी, लेकिन 7% घटक जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया वे बेकार कंपनियों की कमी पूरा करने के लिए बहुत थी, ठीक हीज बर्गवेन की तरह, लेकिन पिकासो और मैटीज के बजाय माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट के साथ। न सिर्फ कुछ कंपनियों के साथ में मार्केट का अधिकतर प्रतिफल होता है, बल्कि उन कंपनियों के अंदर और कुछ घटनाएं होती हैं। 2018 में अमेजन ने S&P 500 के प्रतिफल का 6% संचालित किया और अमेजन की प्रगति लगभग पूरी तरह से प्राइम और अमेजन वेब सर्विसों के कारण, जो खुद उस कंपनी की कुछ घटनाएं हैं जिसने फायर फोन से लेकर ट्रैवल एजेंसी तक सैकड़ों उत्पादों के साथ प्रयोग किया है। 2018 में एप्पल लगभग 7% सूचकांक प्रतिफल के लिए उत्तरदायी थी और यह अत्यधिक रूप से आईफोन से संचालित होता है, जो तकनीकी उत्पादों के संसार में उतना टेलवाई है जितना हो सकता है। और इन कंपनियों में कौन काम कर रहा है? गूगल की बढ़ती स्वीकृति दर 0.2% है और फेसबुक की 0.1% है। एप्पल की लगभग 2% है। इसलिए इन कुछ परियोजना पर काम करे लोग जो कुछ प्रतिफल को आगे बढ़ाते हैं, उनके करियर भी टेल करियर होते हैं। यह अवधारणा है कि कुछ चीजें अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी होती हैं, मात्र आपके निवेश पोर्टफोलियो की कंपनियों की लागू नहीं होती। यह निवेशक के रूप में आपके आचरण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेपोलियन ने सेना प्रवीण की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी: एक ऐसा आदमी जो एक आम कार्य को अंजाम दे सके जब उनके चारों ओर सब कुछ व्याकुल हो रहे हों। निवेश में यही लागू होता है। अधिकांश वित्तीय सलाह आज के बारे में होती है, आपको बिल्कुल अभी क्या करना चाहिए और आज खरीदने के लिए कौन से स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आज उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। अपने जीवन काल में एक निवेशक के रूप में आप आज या कल या अगले हफ्ते जो निर्णय लेंगे वे इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितना वह जो आप उन थोड़े से दिनों में करेंगे, संभवतः कुल समय का 1%, उससे भी कम, जब आपके चारों तरफ सब लोग व्याकुल हो रहे होंगे। सोचिए, अगर आप एक महीने का $1 बचाए तो 1990 और 2019 के बीच कितनी बचत करेंगे? आप वह हर महीने यूएस स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, फिर चाहे बारिश हो या धूप। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अर्थशास्त्री किसी निकट मंडराती मंदी यानी बेयर मार्केट के लिए शोर मचा रहे हों। आप बस निवेश करते जा रहे हैं। एक निवेशक जो ऐसा कर रहा है उसे सुनाम दे देते हैं। लेकिन शायद मंदी के दौरान निवेश करना बहुत डरावना लगे, तो जब अर्थव्यवस्था मंदी में ना हो तो तब आप अपना $1 स्टॉक निवेश में करेंगे। महामंदी के समय सब बेच देंगे, अपने मासिक $1 की नकद के रूप में बचत करेंगे और जब महामंदी खत्म होगी तब आप फिर से कुछ स्टॉक मार्केट वापस लगा देंगे। इस निवेश को हम जिम कहेंगे। या फिर मंदी का डर का सामना मन में बैठाने से आपको कुछ महीने लगते हैं और फिर आत्मविश्वास जुटाकर वापस मार्केट की ओर जाने में कुछ और समय लगता है। जब मंदी ना हो तो आप स्टॉक $1 निवेश करते हैं, मंदी शुरू होने के 6 महीने बाद बेच देते हैं और मंदी खत्म होने के 6 महीने बाद वापस निवेश करते हैं। आपको टॉम कहेंगे। समय के अंतराल के बाद इन तीनों निवेशकों के पास कितना पैसा होगा? सू के पास $4,35,551 होंगे,
और जिम के पास $2,57,386 होंगे और टॉम के पास $2,34,476 होंगे। सू 1 मील के अंतर से जीत जाती है। 1990 से 2019 के बीच 1428 महीने थे। उनमें से लगभग 300 से कुछ अधिक मंदी के दौरान थे, तो सिर्फ 22% समय के दौरान आप अपना धैर्य बनाए रखने से, जब अर्थव्यवस्था महामंदी में हो या उसके निकट थी, सू ने जिम और टॉम के मुकाबले 3/4 अधिक राशि पाई। अब एक हाल का उदाहरण ले। देर 2008 या शुरुआती 2009 के कुछ महीनों में निवेश के रूप में आपका जैसा आचरण रहा, वह आपके आजीवन प्रतिफल को अधिक प्रभावित करेगा उस सब की तुलना में जो आपने 2000 से 2008 तक किया। विमान चालकों का एक पुराना चुटकुला है कि उनका काम घंटे दर घंटे बोरियत का है, बस बीच में सरासर दहशत के कुछ लम्हों के अलावा। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक निवेशक के रूप में आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि आप बीच में आने वाले उन दहशत के लम्हों में कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, न कि गाड़ी को नियंत्रण करने में रखने बिताए गए वर्षों से। एक प्रतिभावान निवेशक वह पुरुष या महिला है जो उस समय में औसत कार्य कर सके जब उसके चारों तरफ सब कुछ तबाही मच रही होती है। सारा संचालन पूंछ के द्वारा ही होता है। जब आप यह मान लेते कि व्यवसाय, निवेश और वित्त में सब संचालन पूंछ द्वारा ही होता है, आप समझ जाते हैं कि बहुत सी चीजों का गलत हो जाना, टूटना, असफल होना या गिरना सामान्य बात है। यदि आप स्टॉक अच्छी तरह चुनना जानते हैं, शायद आप आधी बार अधिक ठीक होंगे। यदि आप एक अच्छे अग्रणी व्यवसायी हैं तो आपके आधे उत्पाद और रणनीतियां काम करेंगी। यदि आप अच्छे निवेशक हैं तो आपके अधिकतर वर्ष बस ठीक ठाक होंगे और बहुत से खराब होंगे। यदि आप एक अच्छे कर्मी हैं तो आप कई प्रयासों और आजमाइशों के बाद सही क्षेत्र में सही कंपनी के स्थान प्राप्त कर लेंगे, और वह तब अगर आप अच्छे हों। पीटर लिंच हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक हैं। अगर आप इस व्यवसाय में शानदार हैं तो आप 10 में से 6 बार सही होंगे, उन्होंने एक बार कहा था। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको हर बार निपुण होना आवश्यक है, उदाहरण के लिए विमान उड़ाना। और फिर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां आपको कम से कम हर बार काफी अच्छा होना जरूरी है, जैसे एक रेस्तरां का बावर्ची। निवेश, व्यवसाय और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। एक ऐसी बात जो मैंने निवेशकों और उद्योगपतियों से सीखी है वह यह है कि कोई भी हमेशा अच्छे निर्णय नहीं लेता। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ऐसी खराब योजनाओं से भरे होते हैं जिन पर वे प्राय अमल भी कर बैठते हैं। अमेज़न के लीजिए, यह सोचना बिल्कुल सहज नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी में एक असफल प्रोडक्ट लॉन्च सामान्य और ठीक होगा। संभवतः आप सोचेंगे कि सीईओ को शेयरधारकों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सीईओ जेफ बेजोस ने कंपनी के फायर फोन के दुर्भाग्यपूर्ण लॉन्च के कुछ ही देर बाद कहा, अगर आप सोचते हैं कि यह एक बड़ी असफलता है, हम फिलहाल इससे भी बड़ी कई असफलताओं पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके सामने फायर फोन एक छोटी ब्लिप जैसा नजर आएगा। अमेज़न के लिए फायर फोन पर इतना घाटा ठीक है क्योंकि इसका भुगतान अमेज़न वेब सर्विस जैसी किसी सेवा से हो जाएगा जिससे खरबों डॉलर की आय होती है। कुछ द्वारा किया गया बचाव। नेटफ्लिक्स सीईओ रीड एंटिंग्स ने एक बार घोषित किया कि उनकी कंपनी कई बड़े बजट के प्रोडक्शन रद्द कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा हिट अनुपात पर फिलहाल बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा कंटेंट टीम को ताकीद करता हूँ, हमें और जोखिम उठाना होगा। आपको असाधारण चीजें करनी चाहिए क्योंकि कुल मिलाकर हमारा कैंसिल रेट ज्यादा होना चाहिए। यह न तो भ्रम है और न ही उत्तरदायित्व की हार। यह बात इस बात की बुद्धिमत्तापूर्ण अभिव्यक्ति करती है कि किस प्रकार पूछ द्वारा सफलता का संचालन होता है। हर अमेज़न प्राइम या ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक के लिए आप निश्चय ही जानते हैं कि कुछ असफलताएं भी झेलनी होंगी। इस बात की स्वाभाविक न प्रतीत होने के कारण यह भी अधिकतर क्षेत्रों में हम बस तैयार उत्पाद को देखते हैं, उस घाटे को नहीं जिसने पूछ सफलता उत्पाद को आगे बढ़ाया। जिस क्रॉस
रॉक को जो मैं टीवी पर देखता हूँ वह हास्यास्पद और त्रुटिहीन है। वह क्रिस रॉक जो हर साल दर्जनों छोटे क्लबों में अभिनय करता है वह बस ठीक ठाक है। ऐसा ही होता है। कोई भी निपुण हास्य अभिनेता पहले से यह नहीं जान सकता कि कौन से चुटकुले पर बढ़िया तौर पर बाहर आएंगे। हर बार बड़ा हास्य अभिनेता बड़े स्थलों पे में प्रदर्शन करने से पहले छोटे क्लबों में अपनी काम की परख करता है। रॉक से एक बार पूछा गया कि क्या वे छोटे क्लबों की कमी महसूस करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं सीधे अखाड़े में उतर जाता हूँ। इस पिछले दौर से पहले मैंने न्यू ब्रांक्स में स्ट्रेस फैक्ट्री नाम की एक जगह में प्रदर्शन किया। दौरे के लिए तैयार होने के लिए मैंने लगभग 40 से 50 शो किए। एक समाचार पत्र ने इन छोटे क्लबों के सत्रों को प्रकाशित किया। इसमें बताया गया कि किस प्रकार रॉक अपने नोट्स के पन्ने पलटते और बीच में अटक जाते थे। मुझे इनमें से कुछ चुटकुले हटाने होंगे, उन्होंने प्रदर्शन के बीचों बीच कहा। वे बढ़िया चुटकुले जो मैं नेटफ्लिक्स पर देखता हूँ वे पूछे हैं जो सैकड़ों प्रयासों के ब्रह्मांड से निकल कर आए हैं। निवेश में भी ऐसा ही कुछ होता है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति या औसत वार्षिक प्रतिफल जानना आसान है या फिर उनके सर्वश्रेष्ठ सबसे उल्लेखनीय निवेश वे खुले तौर पर उपलब्ध हैं और उन्हीं के बारे में लोग बात भी करते हैं। हर वह निवेश जो उन्होंने अपने करियर में किया उसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है। कोई भी बेकार चयन, खराब व्यवसाय और बुरे अर्जुन के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वे बफेट की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। वे पूछ संचालित प्रतिफल का दूसरा छोर है। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर सभा में वॉरेन बफेट ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में 400 से 500 स्टॉक रखे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 पर ही अपना अधिकतर पैसा कमाया। चार्ली मुंगर ने कहा, अगर आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा दे, इसका दीर्घकालिक पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड बहुत ही औसत है। जब हम किसी प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की सफलताओं पर खास ध्यान देते हैं तो हम यह नजरअंदाज कर देते हैं कि उनकी सफलताएं उनके कार्यों के एक छोटे से प्रतिशत के कारण हैं। इस कारण हम अपनी खुद की असफलताओं, हानियों और विघ्नों के चलते ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन यह संभव है कि हम गलत हो या फिर लगभग सही। जैसा कि अक्सर विशेषज्ञ होते हैं, वो हो सकता है कि जब वे सही थे तो अधिक सही रहे, लेकिन यह भी संभव है कि जब वे उतनी बार गलत थे तो जितना कि आप। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जब आप सही हैं तो आप कितना धन कमा रहे हैं और जब आप गलत हैं तो कितना नुकसान उठा रहे हैं। आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी आप समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आकाशगंगा में 100 बिलियन ग्रह हैं और जितना हम जानते हैं सिर्फ एक परिबुद्धिमत्तापूर्ण जीवन मौजूद है। यह तथ्य है कि आप यह किताब पढ़ रहे हैं, यह उन सबसे लंबी पूछों का परिणाम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं और यह एक खुश होने की बात है। अब आगे देखते हैं कि कैसे धन संपत्ति आपको और अधिक खुश कर सकती है। आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा, जिसमें बताया कि लेखक ने बताया कि हम हर समय गलतियां सही नहीं देख सकते। यह हमेशा परिणामों पर ही निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति 10 में से 5 बार गलत होने पर भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस उन्होंने ये देखना कि वो हार कहाँ तक रहे हैं और नुकसान कितना उठा रहे हैं और जो जीत रहे हैं तो उसमें फायदा कितना उठा रहे हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का मुझे सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर ठीक करने की कोशिश करूँगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।